हेलो गाइस, मैंने इस वीडियो में दो वीडियोस को कंबाइन कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर 4 एपिसोड की स्टार्टिंग की टाइमलाइन दिखाई दे रही होगी। जिसने 3rd एपिसोड को देखा हुआ है वो 4th एपिसोड के ऊपर स्किप कर सकता है। और 3rd एपिसोड को स्किप करने से पहले चाहे तुम कमेंट में मुझे गाली दो या ना दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वीडियो को लाइक कर देना। Snitching on my facts. Back it up, back it up. 2 2 3 gon' make a nigga back it up. 21 tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यून-सुक की वाइफ ने खुद ही अंदर की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया होता है और ह्यून-सुक की फैमिली रीयूनाइट हो जाती है। अगला एपिसोड यहीं से शुरू होता है। ह्यून-सुक की वाइफ किम को ह्यून-सुक के साथ देखकर कहती है, हनी आखिरकार ये लड़का कौन है? तो ह्यून-सुक कहता है, ये लड़का, इस लड़के ने मेरी जान बचाई है, ये हमारी फैमिली का बेनिफैक्टर है, इसी की वजह से ही आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। तभी किम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और किम जमीन पर गिर जाता है। किम कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अचानक से अनकॉन्शियस क्यों हो रहा हूँ? मैं यहाँ पर सो नहीं सकता। आखिरकार मुझे इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? ह्यून-सुक किम को संभालते हुए कहता है, किम तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरीके से डाउन क्यों हो गए? हमें दिखाया जाता है कि ह्यून-सुक को देखते हुए किम की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और किम गहरी नींद में चला जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें छोटे किम को दिखाया जाता है जो अपने फादर को कहता है, फादर आप रो क्यों नहीं रहे? तो किम के फादर किम को स्माइल पास करते हैं और कहते हैं कि हमेशा ही किसी का छोड़ जाना तुम्हें गम ही नहीं देता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे इमोशंस एकजुट हो जाएंगे। हम यहाँ देखते हैं कि किम के फादर की मदर की डेथ हुई होती है। तो तब किम ने अपने फादर से ये क्वेश्चन पूछा था। किम के फादर कहते हैं कि दुख, गुस्सा, हैप्पीनेस और लोनलीनेस, ये सारे के सारे इमोशंस एक ही रास्ते से गुजरते हैं। हमेशा ही दुख अकेला ही नहीं आता, हमें हमेशा ही दुख को लेकर ही नहीं बैठे रहना चाहिए। हमें पास्ट की बातों को याद करते हुए ग्रेटिट्यूड महसूस होना चाहिए। इसीलिए हमें इस टाइम पर तो दुखी नहीं होना चाहिए। तो किम कहता है, इसमें कौन सी ग्रेटिट्यूड वाली बात है? तो किम के फादर बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड इसमें इस बात का है कि अगर तुम किसी पर्सन से प्यार करते हो तो उसके बदले में तुम्हें उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करे। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हें खुद ही महसूस होता चला जाएगा कि किसी के साथ प्यार बांटना और दुख बांटना कैसा लगता है। तुम्हें खुद ही एक दिन इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। तो फिर यहाँ से एक और पुराने फ्लैशबैक की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर किम को एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पंच मुंह पर पड़ा होता है जिसकी वजह से किम बहुत ही ज़्यादा दूर धकेला गया होता है। अब हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि किम की सिस्टर ने उसे पिलो के साथ मारा होता है। हम देखते हैं कि किम के मुंह पर यह पंच इतने बुरे तरीके से लगा होता है कि उसकी आंख गंदी तरह से सूज गई होती है। तो किम अपनी सिस्टर को कहता है, आखिरकार तुम मुझे इस तरह से इतना पावरफुल पंच कैसे मार सकती हो? तो किम की सिस्टर कहती है, तुम देख नहीं सकते कि मेरे हाथ में एक पिलो है, आखिरकार ये तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड कैसे लग सकता है? तुम तो इतने से पंच से ही रोने लग गए हो, वाकई में तुम तो एक क्राई बेबी हो। तो किम वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, देखना मैं तुम्हारी शिकायत फादर से करता हूँ। तो ये सुनकर भी किम की बहन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। मुझे लगता है कि किम की ये बहन उन सिबलिंग्स में से एक है जो अपने छोटे सिबलिंग्स को बुली करते रहते हैं और बुलिंग से एंजॉय करते हैं।
तो हमें फिर से वही पिछला वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर किम अपने फादर को जाकर शिकायत लगाता है और उसकी मदर उसके फादर को डांटने के लिए आ जाती है। फिर हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। तो किम की मदर किम की फर्स्ट सिस्टर को बुलाते हुए कहती है, जूली जल्दी से डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आ जाओ और अपने मोबाइल से खेलना बंद करो। तो हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि किम की फर्स्ट सिस्टर का नाम जूली है। तो किम की मदर किम की सिस्टर को कहती है कि आखिरकार तुम पूरा दिन किससे अपने मोबाइल पर चैटिंग करती रहती हो, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं जिससे तुम सारा दिन चैट करती रहती हो। मदर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी मिडिल स्कूल में हूँ तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। आखिरकार मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं चैटिंग करती रहती हूँ। किम की मदर और जूली के बीच में ये बातें हो ही रही होती हैं, इतने में टीवी से एक आवाज आती है, ये रहा इसका ये गर्दन तोड़ अटैक। तो टीवी के ऊपर सभी का ध्यान चला जाता है। किम की मदर ये देखकर कहती है, वाकई में ये कितना ज्यादा ब्रूटल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर किम की सिस्टर इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए देख रही होती है। तो किम की फर्स्ट सिस्टर कहती है, आखिरकार तुम दोबारा से एक फाइट को टीवी के ऊपर देखने लग गई, तुम्हें इसे देखने में मजा ही क्या आता है। तो किम ये देखकर कहता है, यह चीज उसे बहुत ही ज्यादा दर्द करने वाली है। किम की मदर किम की सिस्टर को कहती है, सोनिया तुमने फिर से टीवी के ऊपर कब्जा कर लिया, तुम मुझे मेरा सीरियल देखने क्यों नहीं दे रही। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और चश्मे वाला लड़का बैठा हुआ होता है। हमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि ये कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किम का ही ब्रदर है। तभी किम के फादर सोनिया से कहते हैं कि सोनिया तुम अगले साल मिडिल स्कूल में जाने वाली हो ना, तो तुम्हें ऐसे मिडिल स्कूल को चूज करना चाहिए जहाँ पर स्पोर्ट्स या फिर बॉक्सिंग क्लब जैसी कोई फैसिलिटी मौजूद हो। तो सोनिया कहती है, ऑफ कोर्स मैंने अपने लिए इस तरह के एक स्कूल को मार्क कर लिया है। और हम देखते हैं कि किम की सिस्टर ये बात बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोल रही होती है। अब सीन किम के मिडिल स्कूल के पहले दिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर किम अपने स्कूल की तरफ देख रहा होता है और किम को लग रहा होता है कि आखिरकार उसकी बहनों से जान छूट ही गई। किम अपने आसपास देखता है जहां पर किम का ध्यान कुछ स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के ऊपर जाता है जो बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है और न्यू ब्रांडेड होती है। तो किम जब अपनी यूनिफॉर्म की तरफ देखता है तो वो थोड़ी सी रूखी सूखी और ओवर साइज होती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि किम के बड़े ब्रदर की ओवर साइज यूनिफॉर्म किम को जबरदस्ती पहनाई गई है, लेकिन किम इसको भी पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि कुछ ना होने से ही तो अच्छा कुछ होना ही होता है। अब फिर से यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है किम के हाई स्कूल की तरफ, जहाँ पर किम को कुछ लड़के मिलकर पीट रहे होते हैं और यहाँ पर किम की बड़े ही गंदे तरीके से धुलाई हो रही होती है। तो यहाँ पर जब एक लड़का किम को पंच मारने लगता है तो किम की सिस्टर उस लड़के के हाथ को आकर पकड़ लेती है और बड़ी ही डिसअपॉइंट होती है और इन्हीं नज़रों से किम की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो तुम्हें भी कल से मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना होगा। तो ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि किम को पता लग गया होता है कि उसकी लाइफ फिर से हेल बनने वाली है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर किम सोनिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है और सोनिया एक डेविल जैसे स्माइल दे रही होती है और इसी तरह से फिर से किम अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाता है। अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मोबाइल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक वेब नोटिफिकेशन आया होता है जिस पर के लिखा होता है कि आपका इस नर्सिंग कॉलेज में
एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और इस तारीख को आपको आकर फीस जमा करा लेनी है। तो किम के फादर किम और सोनिया को मोबाइल दिखाते हुए कहते हैं कि जूली का एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में हो चुका है। तो यह सुनकर किम और सोनिया दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों ही एक ही टाइम पर कहते हैं, क्या ये तो अनबिलीवेबल है। हम देखते हैं कि जूली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बैठी होती है। इसी तरह से टाइम पास होता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी को कंप्यूटर के ऊपर काम करते हुए दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि किम होता है, जो कि अब 18 साल का हो चुका है। तो किम के फादर एक लेटर को किम को दिखाते हुए कहते हैं कि अब उसका टाइम आ चुका है। तो किम कहता है, क्या किसका टाइम आ चुका है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो किम के फादर जब वो लेटर किम को दिखाते हैं तो उसके ऊपर किम की मौत का फरमान लिखा होता है। मतलब कि किम को गवर्नमेंट की तरफ से मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी का एक लेटर आया होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि आज किम को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वापस जाना है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि किम की बहन किम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है, क्योंकि किम ने अपने सारे के सारे बालों को उड़वा लिया होता है। किम की मदर किम को कहती हैं, वहाँ तुम अपना ध्यान रखना और अपने आप को चोट मत लगवा लेना और अपने खाने पीने का पूरी तरह से ध्यान रखना। तो किम के फादर कहते हैं, तुम उसे इस तरह से इनकरेज मत करो, वो अब बड़ा हो चुका है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकता है। किम भी उन लड़कों के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चल देता है जो भी किम की तरह ही मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। और इधर दूसरी तरफ किम की फैमिली भी उसे हंसी खुशी अलविदा कर रही होती है। थोड़ी दूर जाकर हमें किम का असली चेहरा दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से आंसुओं से बड़ा होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किम बेड के ऊपर लेटा होता है और उसे होश आती है। तो किम उठते हुए कहता है, ये बेड ये यहाँ पर कैसे आया। आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये है कि hyun suk अपनी फैमिली के साथ मिल चुका था और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। अब मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, क्या कोई और अजीब सी चीज़ तो नहीं हो गई। तो किम ये सोचते हुए सब स्पेस का पोर्टल खोलता है और उसमें से एक एक्स को निकाल कर सावधान हो जाता है। तो किम को पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम उठ गए। तो किम ये आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि hyun suk की वाइफ और उसकी बेटी बैठी हुई होती है। hyun suk की वाइफ किम के हाथ में एक्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसके हाथ में ये एक्स कहाँ से आई। तभी वहाँ पर एक पल के लिए शांति हो जाती है और कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। तो थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद किम अपने पीछे देखता है, जहाँ पर hyun suk सोया हुआ होता है और खराटे ले रहा होता है। तो ये देखकर किम कुछ रिलीफ फील करता है और फिर अपनी एक्स की तरफ देखता है और उसे ये पता लग जाता है कि उसने किस सिचुएशन में अपनी एक्स को बाहर निकाला हुआ है, जहाँ पर एक बच्ची भी है और वो भी इससे डर सकती है। तो किम अपनी एक्स को अंदर रख देता है। तो hyun suk की वाइफ किम को कहती है, तुम अचानक से थोड़ी देर पहले ही बेहोश हो गए थे, तो इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना अच्छा नहीं समझा। तो किम ये सुनकर कहता है, मैं कितनी देर तक सो रहा था। hyun suk की वाइफ कहती है कि ज़्यादा देर तो नहीं, तुम बस 3 घंटे के लिए बेहोश रहे हो। किम कहता है, अच्छा तो ये बात है। hyun suk की वाइफ किम को कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आपने उनकी कितनी ज़्यादा मदद की है, आपकी वजह से ही मैं अपने हस्बैंड को दोबारा से यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। तो किम हेजिटेट करने लग जाता है और हड़बड़ाते हुए hyun suk की वाइफ को कहता है
कि आपको मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, वैसे हियुन-सुक ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। तो अब हियुन-सुक भी उठ जाता है और उठते हुए कहता है कि आपके कंपैरिजन में आपने जो मेरी मदद की थी वो तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आपकी की थी। तो किम हियुन-सुक को कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तो बस वो किया जो मुझे करना चाहिए था। तो हियुन-सुक की वाइफ कहती है कि आप दोनों भी भूखे होंगे, वैसे भी मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है क्योंकि वो कह रहे थे कि वो मिस्टर हियुन-सुक के उठने के बाद उनके साथ ही खाना खाएंगे। तो आप दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर खाने को एंजॉय कर सकते हो। तो हियुन-सुक भी किम को कहता है कि चलो मिस्टर किम अब खाना खा लेते हैं। तो जैसे ही किम के सामने खाने को परोसा जाता है तो किम खाने को देखकर कहता है कि ये तो ऐसे चमक रहा है कि जैसे गोल्ड चमक रहा हो। देखने से खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हियुन-सुक की वाइफ बोलती है कि मैं तो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करना चाहती थी, लेकिन आप सिचुएशन को समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं थे, तो इसीलिए मैं आपको यही सर्व कर सकती हूँ। तो किम कहता है नहीं नहीं, मुझे वैसे भी लग्जरी खाने की आदत नहीं है, तो इसीलिए ये मेरे लिए काफ़ी होगा। तो हियुन-सुक की वाइफ कहती है कि चलो ठीक है, तो फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ से चलते हैं और आप अपने खाने को एंजॉय कीजिए। और ये कहकर हियुन-सुक की वाइफ और उसकी बेटी कमरे को छोड़कर चली जाती हैं। तो किम अपने मन में कहता है कि वो यहाँ पर भी बैठ सकते थे, उन्हें इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी कि वो कमरे को छोड़कर ही चले गए। तो हियुन-सुक किम को कहता है मिस्टर किम अब आप खाना शुरू कर सकते हैं। तो किम जब खाने की पहली बाइट लेता है तो किम स्वर्ग में पहुंच जाता है। और किम बताते हुए कहता है कि जब से मैं मिलिट्री में था तब से मैंने घर का बना हुआ ये खाना जिसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स का स्वाद हो वो कभी भी नहीं खाया। वाकई में ये खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो किम को हियुन-सुक कहता है कि मिस्टर किम आपकी अब अगली डेस्टिनेशन गैंगनाम है ना? तो किम कहता है हाँ, मुझे अब गैंगनाम जाना होगा। तो हियुन-सुक कहता है तो मैं आपको गैंगनाम ड्राइविंग कर कर पहुंचा दूंगा। तो किम ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन। तो हियुन-सुक किम के कुछ बोलने से पहले ही किम को कहता है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ बात कर ली थी, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की है। तो किम हियुन-सुक को कहता है कि लेकिन तुम्हें तो पता ही है मुझे गैंगनाम से भी आगे जाना है, तो क्या तुम वाकई में मेरे साथ जाना चाहते हो? तो हियुन-सुक कहता है कोई बात नहीं, हमें पहले खाने को ख़त्म करना चाहिए और फिर बाहर जाकर बात करनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और हियुन-सुक एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो किम कहता है कि हाँ, अब मुझे समझ आ गई है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे गैंगनाम तक इस ट्रक में पहुंचा दोगे और फिर मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल दे दूं जिससे कि तुम यहाँ पर वापस आ सको। तो हियुन-सुक कहता है हाँ, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल इनफ तो नहीं होगी, लेकिन मैं जैसे तैसे अपनी ड्राइविंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक सेफली पहुँच जाऊँगा। तो किम ये सुनकर अपने मन में कहता है क्या कोई पर्सन मेरे सामने बस एक काइंडनेस को पे करने के लिए मेरे से कह रहा है कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा डेंजरस काम करेगा। ऑफ कोर्स इस बंदे की ड्राइविंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जिसका यूज़ करते हुए ये अपने आप को मॉन्स्टर्स से बचा सकता है, लेकिन अगर इसकी ड्राइविंग स्किल को दूसरी तरफ रख दिया जाए तो ये सिचुएशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आखिरकार एक इंसान एक काइंडनेस को पे करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर कैसे लगा सकता है। तो किम हियुन-सुक से पूछ ही लेता है कि हियुन-सुक तुमने अपनी फैमिली से मिलने के लिए मेहनत की थी कि नहीं? आखिरकार
तुम फिर से उसी हेल में क्यों जाना चाहते हो जहां से तुम लौट कर वापस आए हो। आखिरकार तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा सप्लाईज हैं कि जिसकी मदद से तुम और तुम्हारी फैमिली सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन तुम इतना ज़्यादा डेंजरस काम क्यों करना चाहते हो। तो हियोंसुक किम को कहता है कि उस दिन तुमने जब मेरी मदद की थी तो तुमने मेरी मदद क्या सोचकर की थी। तो ये सुनकर किम कुछ भी नहीं कहता और उनके बीच में थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। तो फिर हियोंसुक चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम वहाँ पर हमारे साथ नहीं होते और तुमने टनल को क्लियर ना किया होता तो हम शायद वहीं पर ही मारे जाते और आज मैं यहाँ पर जिंदा ना होता। तो इसीलिए मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ अपनी स्किल की मदद से, ताकि तुम भी अपनी फैमिली के साथ मिल पाओ। आखिरकार हम दोनों एक ही सिचुएशन में ही तो हैं। जैसे मैंने उस टनल को पार कर कर अपनी फैमिली तक आने का रिस्क लिया था, वैसे ही तुम भी अपनी फैमिली तक जाने का रिस्क ले रहे हो। आखिरकार मुझे उस टाइम तो पता भी नहीं था कि मेरी फैमिली जिंदा है कि नहीं, और ना ही तुम्हें पता है कि इस तरह की सिचुएशन में तुम्हारी फैमिली जिंदा होगी कि नहीं, लेकिन फिर भी तुम रिस्क ले रहे हो। तो हम दोनों की सिचुएशन एक ही जैसी है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हारी मदद कर कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपने ऊपर इतना प्राउड नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, चाहे वो थोड़ी सी भी क्यों ना हो। मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं सीरियस सिचुएशन में कोई डिसीजन ना ले पाऊँ। आखिरकार तुमने जो एबिलिटी अवेकन की है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा खतरा उठा रहे हो। आखिरकार तुम्हें भी रास्ते में जाते जाते बहुत सी मुश्किलों को फेस करना पड़ेगा। तो ये सुनकर किम एक स्माइल करता है। तो हियोंसुक कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो किम हियोंसुक को कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए जा सकते हो, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस हैं। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी एबिलिटी सब स्पेस की है, जिससे कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो हियोंसुक कहता है, ये तो मुझे पता है, तुमने मुझे पहले भी ये बता दिया था, तो तुम मुझे ये दोबारा क्यों बता रहे हो। तो किम कहता है, क्योंकि मेरी 2 कंडीशंस हैं कि मैं गैंगनाम सिटी तक ही नहीं जा रहा हूँ, उससे आगे भी मुझे 2 जगहों पर जाना होगा। तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा दूर होने वाला है, तो तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें भी मेरे साथ ही जाना होगा, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं जा सकता हूँ। ये बात तो अच्छी हुई कि हमें रास्ते में आते आते हाउंड्स डॉग मिल गए थे, हाउंड्स मॉन्स्टर्स मिल गए थे, जिनको मारकर मैंने इनफ माना स्टोन इकट्ठे कर लिए हैं, जिसकी मदद से मैं अपनी सब स्पेस को लेवल अप कर सकता हूँ। और फिर मेरी सब स्पेस के अंदर तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ आ सकते हैं। एक्चुअली ये किम ने कंडीशंस बनाकर हियोंसुक को बताया था, लेकिन मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो समझ जाना कि मैंने कैसे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम भी मेरी फैमिली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। तो हियोंसुक ये सुनकर अपने गॉगल्स को लगाते हुए कहता है, तो ठीक है मिस्टर किम, मैं जाकर अपनी पूरी तैयारी कर लेता हूँ। हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा आपकी फैमिली को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। तो अब ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। किम को सिस्टम का मैसेज आता है और सिस्टम बताता है, और सिस्टम किम को पूछता है कि आप अपनी सब स्पेस को लेवल 2 पर अपग्रेड करना चाहते हैं। अभी आपके पास 116 माना स्टोन हैं और सब स्पेस की अपग्रेडेशन के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 16 माना स्टोन बच जाएंगे। तो किम सिस्टम को अपग्रेडेशन के लिए हाँ कह देता है। तो अपग्रेड होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। किम को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है कि आपकी सब स्पेस अब लेवल 2 पर पहुंच चुकी है
और अब मेंटेनेंस के कॉस्ट को एडजस्ट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जहां पर पहले मेंटेनेंस की कॉस्ट एक मैजिक स्टोन हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 6 माना स्टोन हो चुकी है। किम को एक और नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है कि अब आप अपनी सबस्पेस के अंदर 20 लोगों को रख सकते हैं और इसके साथ साथ आपको एक और एबिलिटी दी जा रही है और वो ये है कि आप अपने सामने मौजूद किसी भी चीज़ को एक और बार अपनी सबस्पेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि जैसे किम ने पहले लॉजिस्टिक सेंटर को अपनी सबस्पेस के अंदर रखा था, वैसे ही किसी और भी चीज़ को किम अपनी सबस्पेस के अंदर रख सकता है। तो किम ये देखकर कहता है, ओ मेंटेनेंस की कॉस्ट तो बढ़कर सीधा 1 से 6 हो गई है, लेकिन मैं इन चीज़ों को बाद में देखूंगा, पहले मुझे और भी एक ज़रूरी काम है। और किम पीछे मुड़ता है। तो किम जब पीछे मुड़ता है तो सिस्टम की तरफ से किम को एक मैसेज आता है। सिस्टम बताता है कि 3 लोग आपकी सबस्पेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप उनको अपनी सबस्पेस के अंदर आने की परमिशन देते हो कि नहीं। तो किम कहता है, उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दो। तो हिंसुक और उसकी बेटी और उसकी वाइफ तीनों ही सबस्पेस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो जब वो तीनों लोग सबस्पेस के अंदर एंटर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हिंसुक कहता है कि अपोकलिप्स के बाद मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी है। तो हमें चारों ओर का नज़ारा दिखाया जाता है जहां पर तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं और भी बहुत सी प्रोडक्ट को रखा गया होता है और चारों तरफ लाइटनिंग लगी होती है। तो किम पैक्स को बुलाते हुए पैक्स का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि इस रोबोट का नाम पैक्स है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो तो आप इसे कह सकते हैं, ये आपके लिए उस प्रोडक्ट को डिलीवर भी कर सकता है और आपके कामों में आपकी मदद भी करा सकता है। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप खुद भी जाकर वहाँ से ले सकती हैं। तो हिंसुक की वाइफ किम को कहती है कि नहीं, मैं ऐसी चीज़ों को इस तरह की सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये प्रोडक्ट तो हमें सोच समझ कर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो किम हिंसुक की वाइफ को कहता है, कोई बात नहीं, आप बेझिझक इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस सब स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो अनलिमिटेड हैं। आप इन्हें जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकती हैं, उनकी जगह फिर से दूसरी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। तो ये सुनकर हिंसुक की वाइफ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और किम से पूछ लेती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो किम हिंसुक की वाइफ को अपनी एबिलिटी के बारे में बता देता है कि किस तरह उसकी एबिलिटी खुद ब खुद ही चीज़ों को कॉपी कर लेती है और उसे अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, इसीलिए उन्हें हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी चीज़ को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किम हिंसुक को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, मेरे सिस्टम में अपग्रेडेशन की वजह से कुछ चीज़ें अनलॉक हुई हैं तो मुझे उन्हें चेक करना है। तो हिंसुक कहता है, तुम्हें जितना भी टाइम लेना है तुम ले सकते हो, जब तुम कहोगे तो हम निकल जाएंगे। तो ये बच्चों की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि ईद का दिन है और घर में मेहमान आए हुए हैं, तो इसीलिए बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ें आ सकती हैं। वैसे सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। हाँ, ये ईद का दूसरा दिन है तो लेट मुबारकबाद देने के लिए माफ़ी चाहूँगा। वैसे मैंने आज सुबह सुबह एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर कुछ अच्छा खासा सपोर्ट नहीं आया है, तो मुझे लगता है 2-3 वीडियो और बनाने के बाद या 2 वीडियो और बनाने के बाद मुझे इस मानवा को क्विट कर देना चाहिए और न्यू मानवा को शुरू करना चाहिए। चलो, ये बातें तो होती रहेंगी, बाकी कहानी की तरफ लौट आते हैं। अब हिंसुक की फैमिली खुश हो जाती है और हिंसुक अपनी बेटी को खुश होते हुए देखकर कहता है, चलो पापा आज तुम्हारे साथ प्रिंसेस वाला गेम खेलेंगे। वैसे भी उस गेम को खेले हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो हिंसुक की वाइफ ये सुनकर कहती है, ठीक है, आप
यही रुकें, तब तक के लिए मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तो ये देखकर किम खुश हो जाता है और फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर किम देखता है तो वो उस पर बताया गया होता है कि सिस्टम की अपग्रेडेशन की वजह से कुछ फीचर्स अनलॉक हुए हैं। उनमें से पहला फीचर ये है कि आप 50 माना स्टोन देकर सब स्पेस के अंदर एक लैब को अनलॉक कर सकते हैं जिसमें आप सब स्पेस के अंदर रजिस्टर हुई चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब किम फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर किम का सिस्टम पहले लेवल 1 पर था और किम को पहली बार एक सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिस पर लिखा हुआ था कि आप अपनी सब स्पेस में अपने सामने पड़ी किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। किम कहता है तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी सब स्पेस को लॉजिस्टिक सेंटर के साथ कंबाइन कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था क्योंकि जो लॉजिस्टिक सेंटर का सिस्टम था वो मेरे सिस्टम के साथ कंबाइन होकर एक नया ही सिस्टम बना दिया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्किल्स मिल गई थी, जिनमें से एक शिपमेंट की स्किल है जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से किसी भी चीज़ को बाहर की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ और अपने एनिमी को कुचल सकता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहले किम ने हाउंड्स को हंट किया था। तब किम के सामने एक नोटिफिकेशन आया था जिस पर लिखा हुआ था कि अगर किम अपनी सब स्पेस को लेवल 2 के ऊपर अपग्रेड कर लेता है तो उसे अपने सिस्टम में एक और चीज़ को रखने का मौका मिलेगा जो कि उसके सामने होगी। तो अब जब किम ने अपने सिस्टम को अनलॉक कर लिया होता है तो किम को एक और फीचर अनलॉक हुआ अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है और किम कहता है ये तो बड़ी अच्छी एबिलिटी है, इसकी मदद से मैं किसी भी आइटम को कंबाइन कर सकता हूँ और उसे तोड़कर दूसरी आइटम में बदल सकता हूँ। मैं इस एबिलिटी को चेक तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इनफ माना स्टोन नहीं है जिनकी मदद से मैं इस एबिलिटी को अनलॉक कर पाऊँ। तो चलो अब जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए, अब उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए अभी मेरे पास हैं। तो किम उस नोटिफिकेशन की तरफ देखता है कि आप अपने सामने मौजूद चीज़ को अपने सब स्पेस के अंदर रख सकते हैं और उसकी कैपेसिटी 1 है, मतलब कि किम अपने सिस्टम के अंदर बस एक ही चीज़ को दोबारा से रख सकता है। किम कहता है पिछली बार तो मैंने रेकलेसली लॉजिस्टिक सेंटर को सेलेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा माइंड लॉस्ट हो चुका है, तो अब अगर मुझे ये एबिलिटी दोबारा से मिली है तो मुझे क्या अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करना चाहिए। तो किम वैसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिस्टम को कहता है कि वो अर्थ को अपनी स्पेस के अंदर स्टोर करना चाहता है। तो सिस्टम कहता है आप कंफर्म करें कि क्या आप वाकई में अर्थ को अपने स्पेस के अंदर रखना चाहते हैं। किम कहता है हाँ, मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं अर्थ को अपनी सब स्पेस के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। राइटर कहता है लगता है किम पागल हो चुका है जो कि सिस्टम को इस तरह की कमांड दे रहा है क्योंकि अगर पूरी की पूरी अर्थ सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी तो उसके साथ सारे के सारे ह्यूमंस भी बाहर की तरफ स्पेस में ही रहकर मर जाएंगे। चाहे किम और किम के साथ कुछ 20-30 लोग सब स्पेस के अंदर सरवाइव कर सकते हैं लेकिन इसका कोई फायदा तो नहीं होगा। किम का ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा घटिया है। तो किम को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि माफ़ कीजिएगा, हमारी रेंज उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम अर्थ जैसे ऑब्जेक्ट को अपनी सब स्पेस के अंदर स्टोर कर पाएँ। किम कहता है मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, अगर पूरी की पूरी अर्थ मेरे सब स्पेस में स्टोर हो जाएगी तो मैं ज़्यादा ही ओवर पावर हो जाऊंगा। तो हिंसुक किम के पीछे से एक मैप को पकड़े हुए आते हुए कहता है ये देखो, मैंने इस मैप के ऊपर
गैंगनाम जाने के रूट्स को देखा है और मैंने एक रूट को सेलेक्ट किया है जहां से हम जल्दी से गैंगनाम पहुंच सकते हैं। तो किम उस मैप को देखता है तो वो गैंगनाम जाने का मैप होता है। किम कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हो, और तुम तो अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे ना, लेकिन तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो। तो हिंसुक किम की ये बात सुनकर पीछे की तरफ देखता है तो किम की भी वहाँ पर नजर जाती है जहाँ पर हिंसुक की बेटी सो रही होती है। तो हिंसुक किम को कहता है वो यहाँ बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर रही है, इसीलिए वो यहाँ थोड़ी देर में ही सो गई। हिंसुक किम को कहता है मुझे पता है कि मैंने ये बात बहुत ज़्यादा बार आपसे कही हुई है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किम कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें दोबारा से मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम तो एक दूसरे की बस मदद ही कर रहे हैं। तो हिंसुक कहता है तो ठीक है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मैं आपकी पूरे दिल से मदद करने की कोशिश करूंगा। तो ये सुनकर किम डर जाता है और अपने मन में सोचता है कि हिंसुक तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ड्राइविंग में ही मदद कर सकता है। तो इसका मतलब तो सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रक के अंदर किम और हिंसुक को दिखाया जाता है जहां पर किम घबराया हुआ होता है। किम कहता है रुको एक सेकंड, तुमने अचानक से ये सीरियस माहौल क्यों बना लिया है। ये माहौल मुझे बहुत ही ज़्यादा अनईजी महसूस करा रहा है। तो हिंसुक किम को अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है ड्राइविंग ही ऐसी चीज़ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसीलिए स्पीड के मामले में कोई भी मेरे से ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। तो किम हिंसुक को डरते हुए कहता है क्या तुम गाड़ी को थोड़ा स्लो चला सकते हो। तो हिंसुक कहता है मैं आपकी मदद तो कर ही रहूँगा, इसीलिए चलो स्पीड को और भी ज़्यादा किया जाए। तो ये सुनकर किम रोने लग जाता है क्योंकि किम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब भी हिंसुक इस तरह से गाड़ी चलाता है, और किम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि हिंसुक किम की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी तरह से वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और बहुत सी डिस्ट्रॉय बिल्डिंग हमें दिखाई देती है। हम देखते हैं कि कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वो एक सुनसान जगह पर आकर पहुंच जाते हैं। तो हिंसुक कहता है लगता है डेजर्ट एरिया पर दूसरे एरियाज के मुकाबले में मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी ज़्यादा आते हैं। यहाँ की रोड भी ज़्यादा ख़राब है, लगता है यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो किम कहता है हाँ, यहाँ पर इस एरिया में कभी कंस्ट्रक्शन ठीक तरीके से हुई ही नहीं, इसीलिए यहाँ के रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो हिंसुक कहता है माना कि ये रोड्स ख़राब हैं, लेकिन ये बड़ी ही अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें कोई भी मॉन्स्टर्स और ना ही कोई सस्पिशियस पीपल दिखाई दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।